ओके, वीडियो वापस स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग बना ली थी बट पता नहीं सेव नहीं हुई, कुछ टेक्निकल एरर हो गया तो वापस करते हैं। तो बेसिकली ये क्रक्स नोट्स है जिसके अंदर मैं ट्राई करूंगा कि सबको अच्छे से जल्दी से जल्दी समराइज कर दूं, टू द पॉइंट बात करूं, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह यही सब आते हैं इसमें से। ठीक है, तो 139 फॉर बिलेटेड रिटर्न की बात करते हैं। बिलेटेड रिटर्न मतलब बेसिकली बिलेटेड रिटर्न कुछ नहीं है। बिलेटेड रिटर्न मतलब कि जो रिटर्न आपने ड्यू डेट के बाद फाइल करा वो होगा बिलेटेड रिटर्न। कब तक फाइल कर सकते हो आप? असेसमेंट ईयर के एंड से 3 मंथ पहले, मतलब 31 दिसंबर तक, या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, अगर आपका असेसमेंट हो गया उसको कंप्लीट होने से पहले, विच एवर इज अर्लियर है तब तक कर सकते हो। क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या क्या आपको दर्द झेलने पड़ेंगे अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो। तो आप ना जो स्पेसिफिक बिजनेस स्पेसिफिक लॉसेज है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। स्पेसिफिक लॉसेज इन द सेंस कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा, रिटर्न वाले चैप्टर, कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि लॉसेज को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर आपने रिटर्न लेट फाइल करा होगा। लेकिन पुराने लॉसेज उनको कर सकते हो। सेम ईयर के लॉसेज है ना, उसको नहीं कर सकते। पर इसके भी दो एक्सेप्शन थे। हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, चाहे आप रिटर्न लेट फाइल करो। ठीक है, आपको इनकम टैक्स डिडक्शन जो होती है जीटीआईआई से आरआरबी की, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको 10 की डिडक्शन थी, उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। रिटर्न लेट फाइल करोगे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। आपको लेट फाइलिंग फीस देनी पड़ेगी 5,000 या 1,000 रुपए की। और इंटरेस्ट रिफंड, अगर आपका टीडीएस कट गया, अगर आपने एडवांस टैक्स दे दिया तो आपको रिफंड बन रहा है, तो रिफंड हमेशा जनरली क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है रिफंड कैलकुलेशन। बट अगर आपने रिटर्न लेट फाइल करा तो जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करा उस दिन से रिफंड की कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है 139A अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न का मतलब वो हो गया कि जो आपने लेट फाइलिंग का भी टाइम निकल गया और उसके बाद रिटर्न फाइल करो तो वो अपडेटेड रिटर्न है। तो उसकी टाइमलाइन क्या बोलोगे? रिटर्न फाइल्ड आफ्टर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। ओके, इसकी भी टाइमलाइन होती है 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। कौन कौन सबमिट कर सकता है? कोई भी कर सकता है सबमिट, चाहे आपने रिटर्न फाइल कराओ, चाहे रिटर्न लेट फाइल कराओ, चाहे रिटर्न नहीं फाइल कराओ, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसके की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। आप लॉस शो नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न में, आप लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं कर सकते, आप रिफंड इंक्रीज नहीं कर सकते, आप रिफंड बना नहीं सकते। अगर सर्च सर्वे और एक्विजिशन के केस है आपका उस असेसमेंट ईयर के लिए, तो आप उस असेसमेंट ईयर का अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, एक्सेप्शन टीडीएस टीसीएस सर्वे। अगर आपकी प्रोसीडिंग असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रीकम्प्यूटेशन, रिवीजन की पेंडिंग है या कंप्लीटेड हो गई असेसमेंट उस असेसमेंट ईयर की, तो उस असेसमेंट ईयर के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपका केस पीएमएलए, ब्लैक मनी एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी, शिट, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और स्मगलर एक्ट, इन सब के अंदर आ गया और इसकी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो गई, तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते दिस सेक्शन में। याद रखना, कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो आप कर पाओगे। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। उसके अलावा सेम ये, अगर डीटीडब्ल्यू में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और वो कम्युनिकेट होगी आपको, तो आप नहीं कर सकते। अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया आपके अगेंस्ट तो आप नहीं कर सकते। अब अगर आप 139A में अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो आपको एडिशनल टैक्स पे पड़ना पड़ता है। अगर आपने 12 महीने, मतलब 24 महीने का टाइम, अगर फर्स्ट 12 मंथ में कर दिया, फर्स्ट 12 मंथ में कर दिया, तो आपको 25% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। फर्स्ट मंथ के 12 के बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स में करा तो आपको 50% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये 50 और 50 किसका होगा? ये आपका नेट टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग सेस, इंक्लूडिंग सरचार्ज और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो बनेगा, उसमें से आप टीडीएस, एडवांस टैक्स या पहले का पे करा हुआ टैक्स, उन सबको लेस करके जो नेट बनेगा ना, उसका 25% और 50% होगा। ठीक है, उसके बाद 133 है पावर टू सर्वे के, सर्वे कर सकता है। सर्वे कौन कर सकता है? असेसन एओ कर सकता है, एओ करेगा लेकिन प्रायर अप्रूवल लेगा डीजीआईटी, पीडीजीआईटी की, सीसीआईटी, पीसीसीआईटी की। ठीक है, सर्वे में वो क्या कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं? वो या तो प्लेस ऑफ बिजनेस पे सर्वे कर सकते हैं या फिर अदर प्लेस पे कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उस पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा सकते हैं। आपका कैश होगा या स्टॉक होगा उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और उसकी इन्वेंट्री बना सकते हैं। ठीक है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को इम्पाउंड कर सकते हैं 15 डेज के लिए, और एक्स्ट्रा डेज भी कर सकते हैं अप्रूवल, उनकी लगे इन्हीं के लेंगे जिनकी पहले ली थी। स्टेटमेंट ले सकते हैं किसी भी पर्सन का। अब क्या इसमें एंट्री की रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही एंट्री कर सकते हैं। तो यार अगर बिजनेस प्लेस है तो जब वो बिजनेस प्लेस खुला रहेगा तभी एंट्री कर सकते हैं। सपोज अगर किसी क्लब में करे तो क्लब रात को खुलता है तो एंट्री रात को होगी। अदर प्लेस की कर रहे हैं, अदर प्लेस मतलब क्लब, क्लब के अलावा किसी के घर में चले गए, गोदाम में चले गए, तो भाई उसमें आप हर कब कोई टाइम पे नहीं जा सकते क्योंकि वो तो घर है किसी का। तो सनराइज के बाद जा सकते हो और सनसेट से पहले। और ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एंट्री पे, एग्जिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एग्जिट आप चाहे 2 दिन वहीं पड़े रहो, रात भर वहीं पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने किसी फंक्शन या सेरेमनी में सर्वे किया, सर्वे बोले तो रेडी हो गया एक तरह से, तो आप वो तभी कर सकते हो जब उसका फंक्शन या सेरेमनी कंक्लूड हो गई, कंक्लूजन के बाद ही कर सकते हो, बीच में नहीं घुस सकते। प्रिजम्पशन अंडर सर्च, यही अज्यूम करा जाएगा सर्च के अंदर कि ये चीज सच होती है। क्या क्या अज्यूम करा जाएगा? कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, मनी या ज्वेलरी मिली तो ऐसा माना जाएगा कि ये सब तुम ही से पर्टेन करती है। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी लिखा हुआ है, कहानी लिखी हुई है, तो मान ली जाएगी वो सब सच है। कोई भी साइन या हैंड राइटिंग लिखी हुई है और अगर है सीम्स टू बी कि वो किसी और पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन की हैंडराइटिंग का साइन है, तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ये एक्चुअली उसी पर्सन की हैंडराइटिंग का साइन है। कोई डॉक्यूमेंट स्टैम्प्ड और अटेस्टेड लग रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ उसी पर्टिकुलर पर्सन ने इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया या स्टैम्प किया।
उसके बाद प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? अटैचमेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट मतलब प्रोविजनल रूप से अटैच हो गए, वैसे वाला अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट मतलब कि अटैच कर लिया, गवर्नमेंट ने, रेवेन्यू ने आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली। कब कर सकते हैं? या तो ड्यूरिंग द सर्च या फिर विद इन 60 डेज फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ सर्च अटैच कर सकते हैं। क्या अटैच कर सकते हैं? एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द एसएससी। कब तक अटैच कर सकते हैं? मैक्सिमम 6 मंथ तक कर सकते हैं। 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाएगा। प्रोसेस क्या रहेगी? वो पहले तो जो रीजन होगा अटैच करने का, उसको रिकॉर्ड करेंगे इन राइटिंग, ठीक है? और जो ये प्रोसेस अटैचमेंट की, ये मस्ट बी डन ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ओके। उसके बाद 142 है स्पेशल ऑडिट। जीएसटी में भी था स्पेशल ऑडिट, जो सीएसईएम में करते हैं। ठीक है, रीजन क्या होता है? अगर डेटा कॉम्प्लेक्स है, हाई वॉल्यूम है, डाउट है, नेचर समझ नहीं आ रही, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तो कर सकते हैं। ऑर्डर कौन देगा? एओ करेगा, बट प्रायर अप्रूवल लेगा कमिश्नर और वो की। ऑडिट कौन करेगा? अगर अकाउंट्स की ऑडिट है तो सीए करेगा, इन्वेंट्री के तो सीएमए करेगा। फीस कौन पे करेगा? फीस सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। टाइम लिमिट क्या होती है? कुछ जो भी अलाउड करेगा उसमें, प्लस एक्सटेंशन भी अलाउ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 180 डेज होगा इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। 143(1) इंटीमेशन ऑफ रिटर्न। रिटर्न होता है ना, उसका इंटीमेशन करता है सीपीसी, लेकिन वो कुछ कुछ एडजस्टमेंट करता है। कैसे एडजस्टमेंट? कोई अर्थमेटिकल एरर है प्लस माइनस की, वो ठीक कर देगा। कोई ऐसा क्लेम है जो इनकरेक्ट है एज अपेरेंट इन द रिटर्न, कि भाई रिटर्न देख के पता लग रहा है कि तो इनकरेक्ट डाला हुआ है, तो उसको ठीक कर देगा। कोई भी लॉसेस, मतलब आपने अगर रिटर्न लेट फाइल करे तो ऑब्वियसली, जो मैंने पहले पढ़ा था ना कि बिलेटेड रिटर्न में क्या क्या लॉसेस, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कि आपको लॉसेस का डिसअलाउंस मिल जाता है, 10AA की एग्जम्पशन नहीं डिडक्शन नहीं मिलती, एटीआई भी नहीं मिलता, ये वो, तो वो सब डिसअलाउ कर देगा। प्लस आपने अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है, तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कुछ कुछ एक्सपेंस डिसअलाउ कर देता है सीए, कुछ कुछ इनकम एडिशन कर देता है। अगर वो चीज़ आपने अपनी रिटर्न में नहीं डाली तो उसको भी इफेक्ट डालेगा। टाइम लिमिट क्या होती है इंटीमेशन ऑफ रिटर्न की? विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। आई थिंक, आई नो थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, बट हाँ, क्योंकि आप लोगों के पास ऑब्वियसली टाइम कम है, तो जल्दी कवर हो जाए तो सही है। अब ये 147, 48, 48 एंड 49, ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या रीअसेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इनका ये करेक्ट सीक्वेंस मैंने डाल दिया, सेक्शन वाइज थोड़ा ऊपर नीचे। सबसे पहले 148 ए के अंदर एक शॉकॉज नोटिस आता है, या फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियर देते हैं वो, कि और उसको प्री इंटीमेशन शॉकॉज नोटिस भी बोल सकते हैं, कि क्यों ना आप पे 148 ए का नोटिस दिया जाए, ये देते हैं। फिर इसमें हम उसका जवाब देते हैं। फिर 148 ए थ्री में एक ऑर्डर आता है कि भाई आपको 148 ए का नोटिस आएगा या नहीं आएगा। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद वो ऑर्डर आने के बाद आप 148 ए में नोटिस देते हो कि हम आप पे प्रोसीडिंग स्टार्ट करें 147 में, तो आप इसका ये वो रिटर्न फर्निश करो, ठीक है। 147 में इनकम, 147 क्या होता है? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट। 147 के लिए 148 में नोटिस, 148 में नोटिस आता है, और 148 में नोटिस देने के लिए 148 ए के अंदर प्री इंटीमेशन नोटिस आता है, या फिर शोकॉज नोटिस आता है, ठीक है। टाइम लिमिट देख लो कि अगर अमाउंट इन्वॉल्व है वो अप टू लेस देन 50 lakhs है, तो 148 में 3 years and 3 months from end of the assessment year, और 148 ए में 3 years from end of assessment year। और 50 lakhs और मोर का अमाउंट है तो 148 में 5 years and 3 months from end of the assessment year, और 148 ए में 5 years from end of the assessment year। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, क्या क्या रेक्टिफाई हो सकता है और कौन कौन कर सकता है? तो कौन रेक्टिफाई करेगा? एओ करेगा, सीआईटी ए और सीआईटी अपील और जेसी अपील करेगा। क्या करेगा? कौन सी मिस्टेक होनी चाहिए? जो अपरेंट ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट में? कोई भी ऑर्डर में, कोई इंटीमेशन में, कोई टीडीएस इंटीमेशन में। फीस होती है? नहीं भाई, कोई फीस नहीं होती। टाइम लिमिट क्या होती है? अगर वो अपने मन से रेक्टिफाई करा तो विद इन 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर। अगर वो एसएससी ने एप्लीकेशन दी उसके बाद करा, तो ऑब्वियसली एसएससी के पास 4 साल एप्लीकेशन करने के लिए, एसएससी के एप्लीकेशन से 6 महीने के अंदर अंदर वो करेगा, ठीक है। और इस रेक्टिफिकेशन ऑर्डर को भी दोबारा रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो कोई वो लिमिट नहीं है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लॉक असेसमेंट, जो नया ऐड हुआ है 1 सितंबर 2024 से एलिजिबल है, तो एप्लीकेबल है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मई 25 एग्जाम्स के लिए। ओके। तो एप्लीकेबिलिटी आपने देख ली 1 सितंबर 2025 से, 2024 से। तो ब्लॉक पीरियड क्या होता है? ब्लॉक पीरियड होता है कि वो पीरियड जिसमें सर्च चल रही है प्लस उसके पीछे के 6 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है, वो होते हैं। कौन कौन नोटिस करेगा? नोटिस इशू करेगा एओ करेगा। एओ किसके अप्रूवल लेगा? एसीआईटी, एडीआईटी, जेसी, जेडी, इन सब की अप्रूवल लेके एक नोटिस इशू करेगा कि भाई ब्लॉक पीरियड का एक रिटर्न दोबारा फर्निश करो। अगर आपने वो रिटर्न फर्निश नहीं करा टाइम पे, जो भी उस नोटिस में टाइम लिखा होगा, तो आपको 1.5% पर मंथ, 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रॉम ड्यू डेट मेंशन इन द नोटिस टिल द डेट ऑफ ऑर्डर। अगर आपका कोई अर्लियर ईयर का असेसमेंट पेंडिंग है, ब्लॉक पीरियड में पीछे के 6 साल खोल दिए ना, उस 6 साल में साल का असेसमेंट तो ऑलरेडी चल रहा था, पेंडिंग था, कंक्लूड नहीं हुआ था, तो वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, अबैट हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर करेगा एओ, लेकिन एओ ऑर्डर करने से पहले एओ को कौन एओ होना चाहिए? नॉट बिलो द रैंक ऑफ एससी डीसी एडीडीडी, लेकिन वो प्रायर अप्रूवल लेगा किनकी? उन्हीं की लेगा जिनकी अप्रूवल लेके उसने नोटिस भेजा था, एसीआईटी, डीसी, जेडी, ठीक है। अब एक फॉर्मूला दिया होता है कि टोटल इनकम कैसे निकलते हैं ब्लॉक पीरियड का।
तो फॉर्मूला याद करना पहले तो वो इनकम जो हम डिस्क्लोज करते हैं, एक जो नया ब्लॉक पीरियड का रिटर्न फाइल करते हैं वो, प्लस प्रीवियसली जो हमने रिटर्न असेसमेंट रीअसेसमेंट वो सबकी इनकम्स थी वो, प्लस वो अनडिस्क्लोज इनकम जो आइडेंटिफाई करता है एओ, उसमें से हम लेस करेंगे वो प्रीवियस रिटर्न्स की इनकम जो पहले आइडेंटिफाई हो रखी है। मतलब इसका तो कोई पर्पज ही नहीं होगा, हमने पहले प्लस किया फिर माइनस कर दिया। तो नेट में देखिए तो जो इनकम हमने एक्सेप्ट करी है और जो अनडिस्क्लोज इनकम एओ ने आइडेंटिफाई कर उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स कितना लगेगा? टैक्स लगेगा 60% फ्लैट टैक्स लगेगा। कोई सरचार्ज नहीं है, कोई सेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें आपको प्रॉफिट लॉस वगैरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। टाइम लिमिट देखते हैं तो जो नोटिस आता है उसके 12 मंथ के अंदर अंदर आपको ये ब्लॉक पीरियड का असेसमेंट पूरा करना रहता है। आपको असेसमेंट का एक्सटेंशन मिल सकता है अप टू 6 मंथ का, वो 6 मंथ उसी का होगा, लेकिन जो डिले एसएससी के पार्ट पे, जो एसएससी ने डॉक्यूमेंट सबमिशन में डिले करा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका केस ट्रांसफर कर दिया टीपीओ को, तो आपको प्लस 12 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा ऑर्डर पास करने के लिए। फिर आपको एक 50% की पेनल्टी भी लगती है, लेकिन इस पेनल्टी को वेव कर सकते हैं अगर आपने टाइम पे नोटिस का रिप्लाई कर दिया, आपने टैक्स पे कर दिया, टैक्स पेमेंट का एविडेंस दे दिया, और आप बोलते हो कि मैं अपील फाइल नहीं करूंगा। तो दैट्स इट। असेसमेंट प्रोसीजर मेरे को पता है बहुत बोरिंग चैप्टर, बट यार कर लो, 6 से 8 नंबर का आता है वेटेज। एमसीक्यू भी आ सकते हैं, तो यार ये भी कर लिया तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपकी कवर होगी। बेसिक नॉलेज पता लगे तो कुछ तो फायदा मिलेगा ही। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक टारगेट 100 लाइक्स का, ठीक है, पिछली वीडियो की तरह ही। अगला तो बढ़िया से पढ़ाई करो। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो इस बार डिलीट ना हुई हो, दोबारा रिकॉर्ड नहीं करूँ अब। ठीक है, ओके डन।